नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। उत्तराखंड के हरिद्वार में रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत। टिहरी में यात्रियों के वाहन और ट्रक की टक्कर में भी 2 की मौत। उत्तराखंड में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। झमाझम बारिश के बावजूद यात्रियों की उमड़ रही भीड़। दिन रात 24 घंटे तक खुल रहा भक्तों के लिए केदारनाथ मंदिर। अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। स्मार्ट सिटी देहरादून में बारिश के बाद गली मोहल्लों में चलना हुआ मुश्किल। सीवर के आधे अधूरे कामों से पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। कैबिनेट में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। नैनीताल उच्च न्यायालय को हल्द्वानी गौलापार में शिफ्ट करने की तैयारी हुई पूरी। 26 हेक्टेयर में बनेगा नया हाई कोर्ट। वहीं चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 की जगह होगा 5 साल का। उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का मिजाज फिलहाल बिगड़ा रहेगा। झोंकेदार हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई जिलों में बारिश हो सकती है। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा बंद कमरों में बैठकर जनसंपर्क चलाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। शपथ करने की पहले हिमाचल प्रदेश हाथ से खिसका, फिर कर्नाटक हाथ से खिसका और अब तो हर प्रदेश में उनको अपनी सियासी ज़मीन खिसकते हुए नजर आ रही है। सिकुड़ते 5 राज्यों तक पहुंच गए हैं और इन 5 राज्यों में से भी मध्य प्रदेश, राजस्थान कब पैरों के नीचे से खिसक जाएगा भाजपा को पता भी नहीं चलेगा। जहाँ तक उनका ये ख्याल है कि हम बंद कमरों में बैठक करते हैं और जनता से संपर्क नहीं करते, तो अब इस संपर्क अभियान में भाजपा देख ले, क्योंकि 6 सालों से आपने जनता की सुध नहीं ली। अगर ली होती तो युवा सड़कों पर लाठियां नहीं खा रहे होते, अंकिता हत्याकांड में न्याय मिल गया होता, किरण नेगी हत्याकांड में न्याय मिल गया होता, हमको विधानसभा बैकडोर में प्रेमचंद अग्रवाल को अपदस्थ करके न्याय मिल गया होता, हमको भर्ती घोटालों से निजात मिल गई होती, हमारे किसानों की आय दुगनी हो गई होती। तो जनता से तो आपका कोई सरोकार रहता ही नहीं है। आप तो 24 घंटे 24/7 जो है चुनावी मोड में रहते हैं। सत्ता पाना आपका एकमात्र लक्ष्य होता है। कुर्सी पाने के बाद आप जनता को ऐसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं जैसे जनता ने नहीं, किसी दैवीय शक्ति ने आपको उस कुर्सी पर बैठाया हो। और कहीं ना कहीं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकेंगे ये बातें करने वाले, या 2 करोड़ नौकरियों की बात करने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग आज किस तरह से बिलों में घुसकर बैठ गए या अपने पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा करने में मशगूल हो गए, वो साफ जनता देख रही है। जनता समझ रही है कि भाजपा जुमला पार्टी है, भाजपा का भाषण ही उसका शासन है और कांग्रेस पार्टी कहीं कमरे में नहीं बैठी है। हम गाजा बाजा नहीं बजाते, हम महिमा मंडन नहीं करते। हमने कई ट्रेन लॉन्च करी, हमने RTI, RTE, मनरेगा, कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं देश में लागू करी, लेकिन हमने उसका इवेंट नहीं बनाया। भाजपा को गाजे बाजे बजाने की आदत है, वो बजाती रही। रेस में कछुआ ही फर्स्ट आता है और कछुए की तरह हम धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन नहीं कर रहे। धामी सरकार की कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसमें नैनीताल उच्च न्यायालय को हल्द्वानी गौलापार में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी हो गई है। गौलापार में 26.08 हेक्टेयर में नया हाईकोर्ट बनेगा। वहीं चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल का होगा। साथ ही नई चक्राता टाउनशिप बनाने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। इसमें 40 गाँव शामिल होंगे, जिसमें पुरोड़ी नागठाट से यमुना नदी तक इसका फैलाव होगा। वहीं राजस्व विभाग में भी एक बड़ा फैसला हुआ है। संग्रह अमीनों के प्रमोशन को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ है। प्रमोशन को लेकर नियमावली 2019 के अंतर्गत प्रमोशन होगा। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला लिया गया है। मेधावी छात्रों को भी अब छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए इसी वर्ष ये योजना शुरू की जाएगी। वहीं पर्यटन विभाग में फील्ड और ऑफिस के लिए 37 पदों का सृजन किया गया है। आवास प्राधिकरण में नक्शा स्वीकृत के लिए आउटसोर्स के माध्यम से नई नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को लेकर बड़ा फैसला हुआ, जहां बजट पास होते ही उसी माह में ही विभाग जिलों को लेआउट जारी कर देगा। महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न के विरोध में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया गंगा में मेडल प्रभावित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन श्री गंगा सभा ने हर की पेड़ी पर मेडल विसर्जित करने से उन्हें रोक दिया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत पहलवानों से मिलने मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक पहलवानों को समझाया। उन्होंने पहलवानों को आश्वासन दिया कि वो पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए वार्ता करेंगे। नरेश टिकैत की बात मानने के बाद पहलवान करीब 1.25 घंटे बाद वापस दिल्ली लौट गए। अब इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के लिए गोल्ड लाने वाली बेटियों को भाजपा सरकार में न्याय नहीं मिल पा रहा है।
हम सबको डूब के मर जाना चाहिए। कहीं तो होगा चुल्लू भर पानी जहां हम सबको शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। लानत है हम सबके ऊपर, एक समाज के रूप में, जनता के रूप में, भारत माता के रूप में। अपनी बेटियों पर हो रहे शोषण को रोक नहीं पाए, उनके यौन उत्पीड़न को रोक नहीं पाए और आज उनको प्रताड़ित होते हुए देख रहे हैं। हमारी बहादुर दलेर बेटियां जिन्होंने देश का सर ऊंचा कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमको गौरवान्वित कर दिया, स्वर्ण पदक जीत कर देश के लिए, आज वो खुद को इतना मजबूर, इतना मजलूम, इतना कमज़ोर महसूस कर रही हैं कि उत्तराखंड देवभूमि आकर हरिद्वार में गंगा मैया की गोद में अपने जीवन भर की कमाई, अपनी गाड़ी कमाई, अपने खून पसीने को बहाकर अर्जित की हुई जो जीवन भर का सपना था, वो गोल्ड मेडल उनको गंगा मैया की गोद में समर्पित करने के लिए यहाँ हरिद्वार वो पधारी थी। गंगा मैया से गुहार करने कि जैसे सीता मैया को भूमि देवता ने अपने आंगन में, अपने आंचल में छुपा लिया, वैसे हमारे इन मेडल्स को भी, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए पवित्र हैं, हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे जीवन भर की कमाई हैं, उनको भी अपनी गोद में ले लीजिए। क्योंकि ये समाज हमें न्याय नहीं दे पा रहा है, ये सरकार जो हमने चुनी है हमें न्याय नहीं दे पा रही है। न हमें शोषण से किसी ने बचाया और अब हमें तिल तिल मरते हुए देख रहा है ये देश। एक बच्ची को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए इस देश में, इस समाज में साहस चाहिए। पहले परिवार वालों से उल्हाना मिलता है, फटकार मिलती है, उसके बाद समाज ताने देता है, तरह तरह के उनको लांछन लगाए जाते हैं, कुलक्षणी, उल्टा, चरित्रहीन, ये सब उपाधियां मिल जाती हैं। जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत करे, चाहे रिश्तेदार हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो। लेकिन इन बच्चियों ने साहस दिखाया, एक सत्ताधारी दल के रसूखदार सांसद पर आरोप लगाने का साहस चाहिए साथियों, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वो अकेला सांसद इन लड़कियों की भीड़, इन महिला कुश्ती पहलवानों पर भारी पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए, हमको डूब मरना चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, बस सड़क से नीचे जा गिरी। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं बस के पलटने से उसमें सवार 40 सवारी घायल हो गई। हरिद्वार में चंडी चौक के पास बुधवार सुबह एक बस के सड़क के नीचे गिर जाने से एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एसडीआरएफ ने बताया कि हरिद्वार में चंडी चौक के पास नजीबाबाद रोड पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क से 20 मीटर नीचे जा गिरी। बस कंडक्टर और 10 महीने की एक बच्ची की इस दुर्घटना में मौत हो गई। केदारनाथ मंदिर को भक्तों के लिए 24 घंटे में से 22 घंटे तक खोला जा रहा है। भक्तों को रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक गर्भगृह के दर्शन कराए जा रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन पूजा भी जारी है। एक सप्ताह से रोज 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। 25 अप्रैल से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में बीते वर्ष से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 6,30,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अब खबर नैनीताल से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एनसीसी ग्रुप मुख्यालय नैनीताल में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने ग्रुप मुख्यालय नैनीताल के अधिकारियों और कर्मचारियों और कैडेट से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने परिसर में लगे रॉक क्लाइंबिंग, शिप मॉडलिंग, शूटिंग से संबंधित उपकरणों के डेमो का अवलोकन भी किया। मसूरी नगर पालिका के मसूरी लंडौर बाजार जहां उपेक्षा का दंश झेल रहा है, वहीं मसूरी लंडौर बाजार साउथ रोड पर लोग खुले में बहती सीवरेज और गंदगी से परेशान हैं। साउथ रोड पर जगह जगह बने सीवरेज मेन हॉल क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, जिस कारण सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है। लोग गंदगी और बदबू से परेशान हैं। कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन न तो इस ओर प्रशासन और न ही नगर पालिका प्रशासन ध्यान दे रहा है। इससे लोगों में नगर पालिका के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय निवासी राजेश और ताजवीन का कहना है कि क्षेत्रीय सभासद और नगर पालिका प्रशासन द्वारा लंडौर साउथ रोड में फैली गंदगी और खुले में बहते सीवरेज को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि क्षेत्र में रह रहे लोग गंदगी और बदबू के कारण भारी परेशानी झेल रहे हैं। मेरे घर के सामने ये कई चैम्बर ऐसे साउथ रोड में टूटे पड़े हैं सर। मैं सभासद के पास भी गया तो उन्होंने ये कहा कि अरे हमारी कोई जलस्थान में सुनता ही नहीं है। अब आप ये देखिए सर, जब सभासद की कोई नहीं सुनता तो हम आम जनता हमारी कौन सुनेगा। फिर मैं जलस्थान में गया सर, मैं वहाँ बोल के आया इंजीनियर सर, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार करेगा। ठेकेदार को बोला मैंने एक दिन, तो कह रहा अरे कैसे बनाए, यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। अरे गाड़ियाँ को देख रहे हो या लोगों को देख रहे हो। गाड़ियाँ, गर्मी का टाइम है, कीड़े चल रहे हैं सर, पूछ वाले कीड़े कितने हो रहे हैं। सीवर खुले लैट्रिन में बह रहा है, नाली में, बगल में हमारे घर हैं सर। देखिए हम कैसे रहें सर, हमारा जीना दुश्वार, बीमारी फैल रही है सर। गर्मी का टाइम है, इस टाइम बहुत दिक्कतें हैं सर, बताइए। सर मेरा मानना ये है कि जो ये सीवेज का दिक्कत हो रही है, चैम्बर टूटे पड़े हैं, यहाँ पर स्थानीय जो प्रशासन है, चाहे वो पालिका है
स्थानीय सभासद है उनको यहाँ पर आकर के लोगों की दिक्कतें तकलीफ़ें देखनी चाहिए। ये टूटे पड़ी है, यहाँ पर गंदगी, दुनिया भर की गंदगियाँ बह रही है, उस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर बीमारियों का बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है भविष्य में। तो स्थानीय प्रशासन से आप संपर्क कर रहे हैं? मैं स्थानीय प्रशासन के पास जाऊंगा, उसको इनकी दिक्कतों को लेकर के यहाँ पर निरीक्षण कराऊंगा और एक जॉइंट इंस्पेक्शन मैं नगर जल संस्थान और निगम से एसडीएम साहब के माध्यम से मैं उनको कराऊंगा और लोगों की दिक्कत जल्द से जल्द मैं समाप्त कराने की कोशिश करूँगा। मसूरी में शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मसूरी विधानसभा में किए गए कार्यों का 12 साल का हिसाब पूछा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 12 साल में मसूरी के विकास के लिए कुछ नहीं किया। जो भी घोषणाएं या योजनाएं मसूरी में चल रही हैं वो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। मसूरी में सीवरेज परियोजना शुरू की गई जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। वहीं 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना को लेकर काम कराया जा रहा है, लेकिन पानी अभी तक मसूरी के लोगों को नहीं मिल पाया है। मंत्री भी हैं, मेरा उनसे सिर्फ 12 साल का लेखा जोखा यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से मांगा गया है। क्या उन्होंने धरातल में मसूरी की जनता के लिए कोई कार्य किया है? क्या उन्होंने बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार की यहाँ पे व्यवस्था जुटाई है? क्या आवासहीनों के लिए क्या कोई आवासीय योजना लाई है? क्या उन्होंने जो ये पूर्व में जितनी भी वो बातें बार बार अखबारों के माध्यम से कहते हैं कि मैं वेंडर जोन, वन टाइम सेटलमेंट, यमुना का पानी लिया है, ये लिया है, तो कहाँ है वो धरातल पे? और आज माल रोड की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं, तालाब बना दिया है माल रोड को। सीजन आ चुका है, कभी पर्यटक उसमें चोटिल हो रहे हैं, कभी स्थानीय निवासी उसमें चोटिल हो रहे हैं। दूर क्यों जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले वो घटना हुई थी जिसमें डंपर गिरा था और जिसमें ड्राइवर की मौत हुई थी। वो सड़क भी आज भी जस की तस पड़ी हुई है, उसका भी कोई सुधारीकरण अभी तक नहीं किया गया है। वहाँ पे लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। क्या कोई बड़ी दुर्घटना का और इंतजार कर रही है सरकार की वहाँ पे बड़ी दुर्घटना होगी? हाँ, एक सवाल और है मेरा माननीय मंत्री जी से कि कोलू खेत के पास लैंडस्लाइड जोन है। कई बार वहाँ अधिकारियों के सर्वेक्षण करा दिए उन्होंने। कभी कहते हैं डीपीआर तैयार हो गई, 2 साल उसको भी होने को आ गए हैं, फिर बरसात आने वाली है। तो क्या वहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना करवाने के इंतजार में है माननीय मंत्री जी कि जब कोई दुर्घटना होगी तभी वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा? तो मेरा माननीय मंत्री जी से पुनः उनको जनता के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और जनता ने जो उनको वोट दिया है, जो उन पे उस वोटों का कर्ज है, उस कर्ज को निभाने के लिए उन्हें जनता के बीच आकर इन सभी सवालों का जवाब देना होगा कि उन्होंने मसूरी की जनता को क्यों छला, क्यों बार बार अपने घोषणा पत्र में आवास की बात कही, क्यों बेरोजगारों के रोजगार की बात कही, क्यों पार्किंगों की बात कही, क्यों वेंडर जोन की बात कही। जब आपसे 12 साल में ये कार्य नहीं हो पाया तो क्या आप कोई चमत्कार करने वाले हैं कि अब फिर आप चुनाव आने से पहले फिर प्रलोभन देंगे कि मैं ये कर दूंगा और आप करा देंगे? जब 12 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या आप परिणाम देने वाले हैं? तो जनता को भी इसके लिए सचेत होना होगा और जनता को भी आने वाले चुनावों में भाजपा को और ऐसे मंत्री और विधायकों को जवाब देना होगा अपने वोटों के माध्यम से और उन्हें सत्ता से दरकिनार करना होगा। इन सभी सवालों को लेकर अब हम इसे आंदोलन का रूप देंगे, जिसमें प्रथम जो हमारा कार्य रहेगा वो धरने का है। हमारा प्रथम धरना 3 तारीख को कचहरी परिसर में 11 बजे से होगा। वहीं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है माननीय हरीश रावत जी, उन्होंने पूर्व में भी घोषणा करी थी जब वो मसूरी आए थे आज से 10 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि अगर माल रोड की दुर्दशा 15 दिन के अंदर ठीक नहीं हुई तो वो यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। तो 7 जून को उनका कार्यक्रम तय है, वो गांधी जी की मूर्ति के नीचे वहाँ धरने पे बैठेंगे। अब खबर भगवानपुर से है, जहां प्रेस क्लब भगवानपुर द्वारा होटल रॉयल इन में मंगलवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस खूब धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। साथ ही स्थानीय विधायक ममता राकेश और पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर जिशान, भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति आदि पहुंचे। भगवानपुर प्रेस क्लब बहुत सक्रिय है और आज पत्रकारिता दिवस पर यहाँ अच्छी गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो मैं सभी को शुभकामना देने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो पत्रकारिता है हमारे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है और पत्रकारों की लेखनी के माध्यम से वो समाज और शासन प्रशासन के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और समस्याओं को उजागर भी करते हैं, उसकी समाधान तक पहुँचाते हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी पत्रकार मित्रों को इस अवसर पर कि वो पूरी ताकत के साथ अपनी लिखने की ताकत भी बना करके रखें और सृजन की दिशा में लगातार आगे बढ़ते हैं।
खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां शराब के नशे में आपसी विवाद के चलते अपने गांव के ही एक व्यक्ति के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को थाना बलुआ कोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना बलुआ कोट पुलिस को कपिल सिंह द्वारा सूचना दी गई कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त कपिल सिंह को मौके से ही गिरफ्तार किया गया और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए धारचूला भेज दिया है। बलवाकोट थाना क्षेत्र में आज सुबह वहाँ के एक गांव पैया पौड़ी की एक सुबह सूचना आई थी, जिसमें किसी ग्रामीण के द्वारा अपने ही एक गांव के व्यक्ति की जो है पत्थर से सर कुचल कर हत्या कर दी गई है। इसमें मौके पर पुलिस गई और मौके से ही इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मृतक है उसका पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से है, जहां खेती गांव निवासी आईटीबीपी के जवान संदीप भंडारी का 4 दिन पहले सिक्किम चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान अचानक तबियत बिगड़ने से निधन हो गया था। इसके बाद संदीप भंडारी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर खेती गांव पहुंचा। जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। जवान की अंत्येष्टि सेरा घाट में स्थित सरयू नदी तट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ की गई। मृतक के घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जवान के निधन पर गंगोली हाट क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी पुलिस द्वारा अतिक्रमण और सत्यापन को लेकर बाजार क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। एसपी सिटी हरवंश सिंह और सीओ भूपेंद्र धोनी की अगुवाई में पुलिस फोर्स ने कोतवाली हल्द्वानी से पटेल चौक लाइन नंबर 1 सहित विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। एसपी सिटी ने बताया कि फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य लोगों को अतिक्रमण के प्रति सचेत करना है, ताकि लोग अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों के आगे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। वहीं सत्यापन के प्रति जागरूक रहें। अपने किराएदारों और कर्मचारियों का सत्यापन कराना सुरक्षा की दृष्टि से आपके हित में है। वहीं अपराध को नियंत्रण करने में भी उनका अहम सहयोग होता है। और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान हल्द्वानी पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के तहत आज एक फ्लैग मार्च निकाला गया है, जो मेन शहर के अंदर होते हुए और लाइन नंबर 1 से गांधीनगर होते हुए निकाला गया है। इसमें सबको ये संदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अतिक्रमण ना करे और जिन लोगों ने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया है वो अपने किराएदारों का सत्यापन करा दें। निकाला है नदी नालों के ऊपर नहीं, बिल्कुल लोग पुलिस को देख के ही जागरूक होते हैं और मेरा ये जो भी व्यापारी हैं, फड़ वाले हैं, ठेली वाले हैं, उनको ये संदेश है कि जैसे जो पुलिस ने उनको बताया है कि कोई भी व्यक्ति मेन रोड पर ठेली फड़ रेडी नहीं लगाएगा और शहर के अंदर भी जो लोग चल रहे हैं वो मूवमेंट में रहेंगे। कहीं पर भी कोई अपनी ठेली को खड़े होकर कोई भी व्यवसाय नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और दुकानदारों ने जो अपने आगे बढ़ा रखे हैं, फड़ आगे बढ़ा रखे हैं, उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला में पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक संगठन से जुड़े तमाम पूर्व सैनिकों ने डोईवाला तहसील में अपनी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से चल रहे धरना प्रदर्शन को आज 100 दिन पूरा होने पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि लंबे समय से हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि पूर्व सैनिकों की उपेक्षा अब और नहीं सहेंगे। एसडीएम डोईवाला को ज्ञापन देते हुए पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अब भी केंद्र सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो आगे चलकर बड़ा आंदोलन होगा। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधु का जय हिंद करता हूं। हम कभी सैनिक कभी नाराज नहीं होते, किसी भी संस्था पर नाराज नहीं होते। हम एक बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं सरकार से, वही हमारी मांग है और वो मांग चलती आ रही है। जो विसंगतियां हमारी ये चलती आ रही हैं, हम अपने देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और देश के रक्षा मंत्री से गुजारिश कर रहे हैं, बार बार करुणामय ढंग से प्रार्थना कर रहे हैं कि महोदय हमारी जो मांगें हैं, एक सैनिक देश को बचाने की मांगे हैं। देश रहेगा तो हम भी रहेंगे। देश के साथ सैनिकों ने जो आज तक आहुतियाँ दी है उसमें जो है इन पूर्व सैनिकों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारी जो विसंगतियाँ हैं ये आज से चल के नहीं आई, 71 वार से चल के आ रही है। इन विसंगतियों को दूर किया जाए, फैक्टर को जो है समानता लाई जाए, मिलिट्री सर्विस पे एकल की जाए, वीर नारी वीरांगनाओं को बराबर हक दिया जाए। हक की लड़ाई हक हकूक़ की लड़ाई है। हम अपने इन विसंगतियों के लिए सरकार से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय को अनुरोध करना चाहते हैं कि जो OROP 2 में बहुत बड़ी विसंगति कर दी गई, वैसे विसंगति तो आपकी 1971 से चल रही है। तब से चलते चलते सैनिक बेचारे सब चुपचाप सहते जा रहे थे। उसका जब इस OROP 2 में इतना बड़ा विसंगति हो गया है कि सबको रास्ते पे आना पड़ा है। हम तो सब प्रधानमंत्री महोदय से ये प्रार्थना करते हैं कि सैनिकों की इन प्रॉब्लमों को सुनी जाए, क्योंकि इसमें जो है MSP
कि एक सबसे बड़ी विसंगति है। एमएसपी दी जाती है मिलिट्री हार्डशिप पे। हार्डशिप का तात्पर्य यह है कि उनकी जो है लाइफ जो है हार्डशिप में रहती है। वह चाहे अफसर हो, जेसी हो, ओआर हो, सभी बेचारे हार्डशिप पे रहते हैं। और वास्तव में अगर हम देखा जाए तो ओआर जो है एक सिपाही जो है सबसे आगे मोर्चे पर रहता है और रात दिन ड्यूटी देता है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।